मैं जब भारत की ओर देखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि जो भी भारतवर्ष में समस्याएँ हैं या विश्व के स्तर पर समस्याएँ हैं, उनका समाधान हम कैसे सोच सकते हैं। ये बात सही है कि कोई रेडीमेड फ़ॉर्मूला नहीं है। अगर रेडीमेड फ़ॉर्मूला होता तो अब तक सारी समस्याएँ खत्म हो जाती। कभी पूंजीवाद आया, कभी उदारवाद आया। उसने ये प्रॉमिस किया कि हम दुनिया में प्रगति, शांति, विकास, सह-अस्तित्व, टॉलरेंस, लिबर्टी लाएँगे। लेकिन उदारवाद जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक पूंजीवाद तक सिमट गया और पूंजीवाद ने दुनिया में विकास तो दिया, ग्रोथ तो दिया, लेकिन पूंजीवाद ने दुनिया में एक्सप्लॉइटेशन भी दिया, असमानता भी दिया, अनइक्वालिटी भी दिया। विकास हुआ लेकिन वो चंद परिवारों का, चंद लोगों का, समाज के शायद 5 या 10% लोगों का विकास हुआ। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो दुनिया के और बाकी सारे देश हों। मोटे तौर पर हमको यही देखने को मिलता है। आप चाइना को भी देख लीजिए। पिछले 20 सालों में चाइना में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, 6.5% ग्रोथ, 7% ग्रोथ, वो ग्रोथ जब चाइना पूंजीवाद की दिशा में आगे बढ़ा पिछले 20 सालों में, तो ये ग्रोथ तभी आई वहां पे। और आज चाइना में करोड़पति लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो भी 20 सालों में विकास हुआ है, करोड़पतियों की संख्या चाइना में बढ़ी है। ठीक है, चाइना की सरकार ने जो टैक्स का पैसा था वो समाज के विकास में भी लगाया है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब चाइना पूंजीवाद के रास्ते पर आगे बढ़ा, तो चाइना में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन गई, अमेरिका की सारी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सब चाइना में हैं। तो चाइना में जितना भी उत्पादन होता है वो बेसिकली अमेरिका और यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में होता है। चाइना की कोई अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी सब वेस्ट की है। और आज ऐसी परिस्थिति बन रही है कि पश्चिम और अमेरिका चाइना से निकलना चाह रहे हैं, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां से निकलना चाह रही हैं, वो और कहीं जाना चाह रही हैं, ताइवान जाना चाह रही हैं, इंडिया आना चाह रही हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया जाना चाह रही हैं। तो चाइना परेशान है। चाइना की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है। सरकार ने वहां पर लोगों पर रोक लगा रखी है कि इतने युआन से ज्यादा आप एटीएम से नहीं निकाल सकते आज की डेट में। हम भारत में ही देखें, मनमोहन सिंह के समय से ही तेज आर्थिक विकास शुरू हुआ। और मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान पिछले 9 सालों में भी बड़ी तेजी से आर्थिक विकास भारतवर्ष में हो रहा है। जितने भी आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज की डेट में, जीडीपी है। और शायद 6-7 सालों में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।
अर्थात हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी होगी दुनिया में। जिस गति से आज इंडिया पिछले 15-16 सालों में आर्थिक विकास कर रहा है, आज हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा है। लेकिन जरा सा इसका पोस्टमार्टम यदि हम लोग करें तो हम ये पाएंगे कि भारत का ये जो जीडीपी इतना बढ़ा है या बढ़ जाएगा, 140 करोड़ लोगों के देश में अभी भी 80-90 करोड़ लोग गरीब हैं। संसाधन नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। अगर होली और दीपावली में अगर उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री में सिलेंडर मिल जाए तब तो वो सिलेंडर चलता है, नहीं तो सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। प्राइवेट स्कूलों में आम आदमी अपने बच्चों को भेज नहीं सकता और सारी सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी खराब है। हमसे आपसे छुपा नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में कुछ बदला नहीं, बहुत कुछ बदला है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा है, बहुत सारे लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, टेलीविजन घर में है, कोई भूख से नहीं मर रहा है, लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिल ही जाता है, दिल्ली, मुंबई, सूरत, कोलकाता जाकर के, बेंगलोर जाकर के। तो कोई खाने बिना नहीं मर रहा है। अगर काम करना चाहे तो कहीं ना कहीं उसको काम मिल ही जाएगा, भले ही सूरत जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, कोलकाता जाना पड़े या नोएडा जाना पड़े। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो आज हमारा जो वर्तमान आर्थिक विकास चल रहा है उसके क्रिटिक लोग भी हैं, उसके आलोचक भी हैं। वो कह रहे हैं कि ये विकास किसका है। हिंदुस्तान में जो 20-25 बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, वो दिन दूनी रात चौगुनी उनका जो है हर साल उनकी उनकी आय और उनकी वेल्थ कई हजार करोड़ बढ़ जाती है, कई हजार करोड़ बढ़ जाती है हर साल। क्या उसी प्रोपोर्शन में हिंदुस्तान के आम आदमी की आय बढ़ रही है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये विकास किसका हो रहा है? क्या विकास का लाभ जो है समाज के आम लोगों तक पहुंच रहा है? और यदि आम लोगों तक पहुंच रहा है तो अभी भी हिंदुस्तान में इतनी गरीबी क्यों है? बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान की जो प्रमुख प्रमुख समस्याएं हैं, क्योंकि आज संविधान दिवस की पूर्व संध्या है, हमारा संविधान क्या चाहता है वो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? एक गणतंत्र रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। अभी झा साहब कह रहे थे डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर हम बन गए। हम दिल पर हाथ रख करके पूछें कि हम रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारा जो राष्ट्रपति होगा, हमारा जो गवर्नर होगा,
वो किसी एक परिवार से नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, रानी का बेटा राजा नहीं होगा, जैसा पुराने जमाने में रजवाड़ों के समय होता था, इंग्लैंड में होता था, फ्रांस में होता था, सभी पुराने समाजों में यही होता था, राजा का बेटा राजा। तो हम रिपब्लिक होंगे, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में चाहे वो डीएमके हो, चाहे एआईडीएमके हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुत सारी हिंदुस्तान की जो प्रमुख प्रमुख पार्टियां हैं वो परिवारवाद पर चल रही हैं। हमारे शरद पवार जी को अपना भतीजे और अपनी बेटी के अलावा और कोई नेता नहीं मिला अपने पूरे महाराष्ट्र में। डीएमके को अपने परिवार के अलावा और कोई भी काबिल इंसान नहीं मिला पूरे तमिलनाडु में। पूरे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी को अपने बेटे के अलावा कोई काबिल समाजवादी नहीं मिला जिसको वो आगे का वो अध्यक्ष बना देते। लालू जी को पूरे बिहार में जो है अपने बेटों के अलावा कोई और दूसरा काबिल इंसान नहीं मिला। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी में भी इंदिरा के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद में अब सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद में अब राहुल गांधी। अब पूरे कांग्रेस को पूरे देश में कोई काबिल कांग्रेसी नहीं मिला जो राहुल गांधी से ज्यादा बुद्धिमान हो और समर्पित हो। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कहां है डेमोक्रेसी? इन सारे नेताओं को डेमोक्रेसी, इन सारे नेताओं को डेमोक्रेसी का नाम भी नहीं लेने दिया जाना चाहिए। क्या आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं? डेमोक्रेसी सबसे पहले पार्टी में आएगी, तब देश में डेमोक्रेसी आएगी। आपके पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत दुर्भाग्य है। वन मैन पार्टी चल रही है। ट्रू डेमोक्रेसी कहां है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या किसी हमसे आपसे कभी चंदा मांगती है क्या? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो। सीपीएम को भी अच्छा खासा औद्योगिक घरानों से पैसा मिलता है। अभी जब ये चुनावी बॉन्ड का मुद्दा आया है तो मैं प्रशंसा करूंगा सीपीएम की। ये देख, मैं आइडियोलॉजिकली सीपीएम से मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन इस विषय पर मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि जितनी भी हिंदुस्तान में पार्टीज हैं, केवल सीपीएम एक ऐसी पार्टी थी जिसने कहा कि हां, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिल रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इसका हिसाब किताब देना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेज के नीचे कौन किसको पैसा दे रहा है, जनता को जानने का हक है, राइट टू नो है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। लेकिन बाकी सारी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, डीएमके, सारी की सारी पार्टियां, हक अब्दुल्ला साहब, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ कुछ मुद्दों पर ये ऊपर से देखने में लगते हैं कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फंडामेंटल इश्यूज पर सब एक हैं, क्योंकि आम जनता हिंदुस्तान की बेवकूफ है। आम जनता जो है वो ठीक से अभी पढ़ी लिखी नहीं। पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है कि बीए और एमए कर लिया हमने। अगर आप पढ़ लिख करके भी सांप्रदायिक हो सकते हैं, पढ़ लिख करके भी जातिवादी हो सकते हैं, पढ़ लिख करके भी आप जो है क्षेत्रवादी हो सकते हैं, पढ़ लिख करके भी पैट्रियार्कल हो सकते हैं। आपके अंदर प्रगतिशीलता कितनी आई है भाई?
बीए एमए की पीएचडी की डिग्री लेने से कोई थोड़ी नहीं पढ़ा लिखा माना जाएगा। अगर हम पढ़ लिख करके ही जात बिरादरी, हिंदुस्तान में तो सारी वोटिंग जो है जाति के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर होती है और क्षेत्र के आधार पर होती है। 98% वोटिंग इसी आधार पर होती है और आज से नहीं, सन 47 से हो रही है। सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब किस विधानसभा से किस लोकसभा से कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, आप देख लीजिए, हमाम में सब नंगे हैं। कंप्यूटर पर बैठ बैठ करके सारा कैलकुलेशन होता है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव कितना है, कुर्मी कितना है, मुसलमान कितना है, बनिया कितना है, और उसके आधार पर जिस जाति का लोग ज्यादा होगा उसी आधार पर हर पॉलिटिकल पार्टी उसी को टिकट देगी। तो 98% टिकट एमपी और एमएलए का जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र के आधार पर बढ़ता है। तो जब गंगोत्री, जो गंगा गंगोत्री में ही पूरी तरीके से प्रदूषित है, अब आप सोचेंगे कि गंगा हरिद्वार में साफ हो जाए, कानपुर में साफ हो जाए, पटना, बनारस में, इलाहाबाद में साफ हो जाए, तो हमसे और आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो पौधा आपने लगाया उसमें जो है आप जाति का पानी दे रहे हैं, धर्म का पानी दे रहे हैं, खाद पानी सांप्रदायिकता का डाल रहे हैं, घृणा का डाल रहे हैं, अज्ञानता का डाल रहे हैं, तो पौधा, कौन सा पौधा बड़ा होगा? कहां से डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म और सेकुलरिज्म आ जाएगा?